तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों जो व्हाइट फॉस्फोरस है P4, ठीक है, इसको हम लोग येलो फॉस्फोरस भी कॉल करते हैं। ठीक है, ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस या फिर इसको बेटा हम लोग बोलते हैं येलो फॉस्फोरस। और इसके ऊपर जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो कल मैंने आपको बताई थी। तो आज एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ये आता है कि अगर बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस के साथ अगर मैं HNO3 लेके आता हूँ तो फिर उस केस में ये क्वेश्चंस आपके जेई मेंस का है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, एक जो क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूँ ये क्वेश्चंस आपका जेई मेंस का है, प्लस बच्चों आपके नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ है इसी से ही रिलेटेड। क्वेश्चन था वो H2SO4 को लेके, P4 प्लस H2SO4। हाँ बिल्कुल, तो एक क्वेश्चन तो मैं मेंस का यहीं से लेने वाला हूँ, एक क्वेश्चन में नीट का लेने वाला हूँ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन की कनेक्टिविटी देखना किस तरीके से होगी। तो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं बच्चों P4 जो व्हाइट फॉस्फोरस है, अगर उसके सामने अगर मैं HNO3 लेके आता हूँ, ठीक है, HNO3 लेके आता हूँ, तो ये क्वेश्चन मेंस में डिस्कस हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है मैंने व्हाइट फॉस्फोरस प्लस H2SO4, ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है आपके नीट एग्जाम में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है P4 रेड आपका यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस है, येलो फॉस्फोरस रिएक्टिविटी बहुत हाई है। तो बच्चों जो फॉस्फोरस है ये डेफिनेटली वर्किंग एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है, इट विल ऑक्सीडाइज। क्योंकि आपको पता है HNO3 विल वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद तो रिड्यूस हो गया HNO3, बट P4 जो यहाँ फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका 0 है, इसको करेगा ऑक्सीडाइज। तो इसके मैकेनिज्म आपको पता है, मैं मैकेनिज्म पे थोड़ा जाऊंगा कि HNO3 को सबसे पहले पॉइंट में पहली स्टेप में क्या होगी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, HNO3 की रिएक्शंस बता चुका हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, HNO3 आपका डिसोसिएट होगा, और ये बेटा सामने क्या है आपका यहाँ पे नॉन मेटल है। तो यहाँ से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस यहाँ से आपकी NO2 गैस प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ये P4 नॉन मेटल्स हैं इसकी वजह से, और प्लस यहाँ से बनेगा नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब यही नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों क्या करेगा, इस व्हाइट फॉस्फोरस के सामने आएगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सी एसिड्स के अंदर, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है और जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये दोनों एक साथ आएंगे। मैकेनिज्म में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन देखो मेंस में कैसे है, नीट में कैसे पूछा गया है, ऑलरेडी मैकेनिज्म हो चुका है। तो इधर से आपका वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन करेंगे सेकेंड स्टेप में विद P4। तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड मिलेगा H3PO4। तो आपको आंसर टिक करना था, यहाँ पे जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन था उसमें सी ऑप्शन करेक्ट था, NO2 प्लस H3PO4, इन दोनों कॉम्बिनेशन दे रखा था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। और ऑप्शन दे रखा है NO प्लस H3PO4, एक ऑप्शन दे रखा है N2 प्लस H3PO3, इस तरीके से। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। तो अब समझ लेना कि रिएक्शन का मैकेनिज्म तो आपको आता है, लेकिन जब ऑप्शंस क्लोज मिलेंगे ना, तो वहां पे दिमाग में आपको बहुत ही सही सी चीजें पकड़नी पड़ेंगी। अदरवाइज कौन सा ऑप्शन आप कर सकते हो, बहुत ही छोटी सी मतलब एरर हो जाएगी और गलती हो जाएगी, -1 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे। जैसे बोल देगा NO2 प्लस H3PO3, ऑब्वियसली कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। हाँ, तो ऑप्शंस बहुत क्लोज मैं देने वाला हूं और आते भी हैं, जिसको मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जेईई मेंस। अब सुनना जेईई आपके यहाँ पे नीट में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेगा H2SO4 के साथ। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि H2SO4 इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, सभी को पता है। तो जब बेटा H2SO4 सामने कौन है, नॉन मेटल, फॉस्फोरस आपका यहाँ पे नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के सामने जो H2SO4 है ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये बच्चों देखो पहले तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, प्लस यहाँ से प्रोड्यूस करेगा SO2 गैस, इसको मैं कल भी बता चुका हूँ, और प्लस यहाँ से मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे SO3 गैस क्यों नहीं लिखी। अगर मैं यहाँ पे SO3 गैस लिखता ना, तो SO3 प्लस वाटर सीधा कंबाइन करके ना क्या बन जाता, वो H2SO4 बन जाता, तो फिर नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे एक कम ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और फिर यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये इस मूवी का हीरो है। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या करेगा,
जो नेसेंट टॉक्सिन है वो फास्फोरस को करेगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करने के बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करेंगे तो वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन विद P4 व्हाइट फास्फोरस, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा H3PO4, एक तो आंसर ये मिलेगा। दूसरा यहाँ से SO2 गैस रिलीज होगी, SO3 नहीं, SO3 निकाल दिया तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ये बात समझ लो। तो यहाँ से SO2 और प्लस बच्चों लिटिल बिट अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स आपको फाइनली मिलेगा, तो इसका सही ऑप्शन आपका था H3PO4 प्लस SO2 गैस। ऊपर है NO2 गैस, यहाँ पे SO2 गैस है, तो ऑलरेडी इसके मैकेनिज्म आपके हो चुके हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपसे नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन आता है, ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने पहले आपको करा दिए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बात करते हैं कि येलो फास्फोरस को अपन अगर हीट करते हैं, ध्यान देना, येलो फास्फोरस या वो व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस को अगर बच्चों हम लोग हीट करते हैं 240 से लगभग 250 डिग्री सेल्सियस, 250 से ऊपर लेके नहीं जाना है, 250 तक ही रखना है, दिस इज मेंटेन टेम्परेचर, अदरवाइज रिएक्शन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। सुनना ध्यान से, व्हाइट फास्फोरस या फिर आपका जो येलो फास्फोरस है, उस दोनों का नाम सेम ही है, तो अगर आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि 250 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर लेके नहीं जाना है, अदरवाइज रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, बहुत ही क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग व्हाइट फास्फोरस को अगर इस कंडीशन में इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन होती है बच्चों इनर्ट एटमोस्फियर, ठीक है। इनर्ट एटमोस्फियर बच्चों क्यों डालते हैं, बिकॉज रिएक्शन के रेट को मेंटेन करने के लिए, जैसे अपन N2 गैस वगैरह का यूज कर सकते हैं, नोबल गैस का यूज कर सकते हैं, तो यही पॉइंट है कि हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं बिकॉज दैट विल मेंटेन द टेम्परेचर, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक ना हो जाए, इसकी वजह से हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, और ये टेम्परेचर होता है 250 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में आपका ये कन्वर्ट होगा रेड फास्फोरस में। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है रिएक्टेंट में, येलो फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस प्लस टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इसको काफी दिन तक करना पड़ता है, काफी दिन तक बॉयल करना पड़ता है व्हाइट फास्फोरस को, येलो फास्फोरस को, तो व्हाइट और येलो फास्फोरस इंप्योरिटीज में बाहर निकल जाता है, और वो कन्वर्ट होता है बच्चों यहाँ पे रेड फास्फोरस के अंदर। तो थोड़ा सा मैं इसका आइडिया जरूर दूंगा यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके येलो फास्फोरस के स्ट्रक्चर पे, तो इसका बच्चों स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, फास्फोरस एंड दिस इज ए फास्फोरस, इसको थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका ये 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका ये फास्फोरस, नेक्स्ट फास्फोरस यहाँ पे इस तरीके से फास्फोरस, और यहाँ पे फास्फोरस मैं बना रहा हूँ P4 जो है ना, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा, कुछ इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ऐसा। अब ये बोल रहे हो सर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दे, बीच में नहीं, वो 3D फॉर्म है, दिस इज एक्चुअली 3D फॉर्म, उसको आप थोड़ा सा ना इस तरीके से देखो, मैं इसको डैश डैश करके बनाऊंगा तो बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा, ध्यान दो। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, ये इसके साथ ये फास्फोरस इसके साथ ही कनेक्ट होता है बच्चों, लेकिन ये फास्फोरस इसके साथ कनेक्ट होता है, दिस इज 3D फॉर्म एक्चुअली, ठीक है। होगा क्या, 3 फास्फोरस नीचे होते हैं, कौन कौन से वाले वो समझो, एक तो ये वाला फास्फोरस, एक ये वाला फास्फोरस, और एक ये वाला, ये 1 2 3, क्या आप ऐसे समझो ध्यान से, जैसे आप जिस टेबल पे बैठे हो, ठीक है, या जो टेबल आपके सामने रखी हुई है, उस टेबल में समझो कि जो 3 नंबर के 1 2 3, ये तीनों ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल शेप में आपके ये तीनों फास्फोरस जो नीचे वाले हैं 1 2 3, वो ट्रायंगल के शेप में रखे हुए हैं, ठीक है, 2 इधर रखे हैं, एक इधर रखा है, तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, और एक फास्फोरस ऊपर लगा हुआ है, थोड़ा इमेजिन करो, दिमाग में बैठो, दिमाग में बैठाओ, है ना, तो दिमाग में क्या उठाना है कि 3 फास्फोरस टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, ट्रायंगल शेप बना रहे हैं, एक फास्फोरस ऊपर है, और वो फास्फोरस हर तीनों से कनेक्टेड है, ये बात समझ में आ रही है, 3D फॉर्म इमेजिन हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ बच्चों। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है दिस इज 60 डिग्री, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आपकी जो निकल के आती है, यहाँ किसी बच्चे ने बॉन्ड एंगल बताया मुझे, बिल्कुल सही है, 2.21 एंगस्ट्रॉम, ये होती है आपकी बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका होता है 60 डिग्री। अब सुनना ध्यान से यहाँ पे कि जब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने हीट कर दिया, अब हीट करने पे इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए, 240 250 टेम्परेचर जो डिग्री सेल टेम्परेचर वो क्यों चाहिए, तो मेरी बात सुनना कि जो व्हाइट फास्फोरस है ना, जो येलो फास्फोरस है, उसकी रिएक्टिविटी आपकी बहुत हाई है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका P4 है, तो रिएक्टिविटी हाई क्यों है, बिकॉज बच्चों यहाँ पे एक टर्म आता है स्ट्रेन,
यहाँ पे एक टर्म आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है रिपल्शन। कौन सा स्ट्रेन होता है बच्चों? एंगुलर स्ट्रेन। ध्यान देना, एंगुलर स्ट्रेन एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा एंगुलर स्ट्रेन उतना कम होगा। ये हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स में। तो कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, जिसको ज्यादा स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं, क्या चीजें होती हैं, तो आप वहां से लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, बाकी जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं नीट लेवल का ही पढ़ाऊंगा, नीट से ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर जिसको ज्यादा देखने की इच्छा है तो आप लोग जेई के जो लेक्चर्स हैं वहां से देख लो, एडवांस तक का वो चीजें देखने को मिल जाएंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर पढ़ना है, नॉलेज कभी खराब नहीं होती है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेन क्या होता है वो समझो। यहाँ पे जो आपके बॉन्ड पेयर्स है ना, तो हर एक बॉन्ड पेयर्स क्या है कि उनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स, अब बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री है, तो बहुत बड़ा बॉन्ड एंगल तो है नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जितना बॉन्ड एंगल छोटा होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो रिपल्शन है ना, ये जो बॉन्ड पेयर बन रहा है ना, तो ये इसके जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वही रिपल्शन फील करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज सेम होता है। तो जब वो रिपल्शन फील करते हैं तो उस केस में 60 से ऊपर जाना चाहेगा बॉन्ड एंगल, जिसकी वजह से थोड़ी सी हीट मिलेगी दिस टेम्परेचर दैट विल डिसोशिएट, दैट विल ब्रेक डाउन। तो इसलिए बच्चों इसकी व्हाइट जो आपका येलो फास्फोरस है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? परफेक्ट यहां तक? स्ट्रेन इज क्लियर? कभी क्वेश्चन आए कि इसकी रिएक्टिविटी क्यों आई है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ रिपल्शन वैल्यू। ठीक है, जिसकी वजह से इसका एक्टिव नेचर आपका डिफाइन किया जाता है। सभी को समझ में आ गया? बताओ बच्चों। ओके, बाकी आप स्ट्रेन देख लेना, एंगुलर स्ट्रेन वगैरह आपको मिल जाएंगे, मैं लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ सी बैच के ऊपर। ठीक है, यस, वो आता है कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स में, वहां पे बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि चलो रेड फॉस्फोरस फॉर्मेशन हो जाएगा वहां से, नाउ कम्स कि ये प्रॉपर्टीज क्या है। तो रेड फॉस्फोरस का जो हम फॉर्मेशन करते हैं ना, तो उसका एक थोड़ा आइडिया देता हूँ मैं आपको। जैसे इस तरीके से एक बीकर होता है, जैसे एग होता है ना, एग मीन्स जो अंडा होता है, उसकी तरह इसका शेप होता है यहाँ पे, लाइक दिस, इस तरीके शेप होता है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे येलो फॉस्फोरस है ना, जो आपका येलो फॉस्फोरस, थोड़ा समझ लो रिएक्शन कैसे होती है, वो तो आपको आइडिया है ही यहाँ पे कि हमें इतना टेम्परेचर पे हीट करना है। तो येलो फॉस्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपके ये फर्नेस, ये पूरी की पूरी ना ये फर्नेस है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये पूरी फर्नेस है। और बीच में एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी के अंदर हम फील करते हैं येलो फॉस्फोरस। बच्चों समझ लो ध्यान से, ये बाहर वाला सेक्शन क्या है, ये फर्नेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, और ये जो बेसल्स है ना, एग जो एग जो लाइक शेप जो दिख रहा है, ये आपकी आयरन की बेसल्स होती है। ठीक है, आयरन की बेसल्स होती है, जिसमें हम लोग ऊपर से फिल कर देते हैं येलो फॉस्फोरस। और इसके साथ बच्चों हम कनेक्ट करते हैं, थर्मोमीटर भी कनेक्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके थर्मोमीटर्स हैं। ठीक है, थर्मोमीटर्स को भी हम कनेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज टेम्परेचर बच्चों क्या है 250 से ऊपर ना हो जाए, नहीं तो रिएक्शन जो है ना बेटा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, हाईली एगोथर्मिक हो सकती है, इसलिए हम थर्मोमीटर्स को यूज करते हैं। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज ये जो P4 है वो वेपराइज होगा, तो वेपराइज होगा तो बच्चों वेपर्स बनेगी, तो वेपर्स बनेगा तो यहाँ पे प्रेशर ऑल्सो क्रिएट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेपर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसको अपना पूरे सील्डेड रखते हैं इस तरीके से। ऊपर यहाँ पे हम ना सेफ्टी वॉल्व लगाते हैं इस तरीके से, ये सेफ्टी वॉल्व्स होती हैं। और बस इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, और हीट जब करते हैं तो हम रेड, जो आपका रेड फॉस्फोरस है वो ऑब्टेन हो जाएगा। 240 से 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से आपके व्हाइट और येलो फॉस्फोरस को हम यहाँ पे इनर्ट गैस डिफाइन करते हैं, बिकॉज टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा सेवरल डेज, है ना, एक दिन में नहीं बनता, एक घंटे में नहीं बनता, कुछ लंबे समय के लिए रिएक्शन कंटिन्यूस आपकी चलती रहेगी। और चलने के बाद, हाँ, और ये चलने के बाद क्या होगा, फिर यहीं से आपका जो व्हाइट येलो फास्फोरस है वो आपको रेड फास्फोरस देगा, बाकी जो भी इंप्योरिटीज है वो आपकी अलग हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन है कि बच्चों येलो फास्फोरस तो जो आपको रेड फास्फोरस यहाँ से फाइनली मिलेगा, यहाँ से आपको रेड फास्फोरस तो मिल जाएगा, बट वो जो रेड फास्फोरस है उसको अलग कैसे किया जाए। तो अलग करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कास्टिक सोडा, NaOH। NaOH का हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज NaOH के साथ रेड फास्फोरस तेजी से डिसॉल्व होता है एज कंपेयर टू येलो फास्फोरस। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, फार बाहर निकालेंगे, वॉश आउट करेंगे, ड्राइड फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे भी इसको हम ड्राइड आउट कर सकते हैं,
इसको ड्राई डेड करेंगे और इसको हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। बस यही एक तरीका है, मैंने आपको सिंपल एक लॉजिक बता दिया, समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में एग लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग येलो फास्फोरस को फिल करते हैं, टेम्परेचर हीटिंग देते हैं, 250 तक रखते हैं, फिर वहां से आपका बनता है बच्चों सेवरल डेज के अंदर येलो फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट होगा, और जो भी इंप्योरिटीज होंगी उसको निकालने के लिए बच्चों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो आपका ये रिएक्टिव रेड फास्फोरस ये बाहर निकल जाएगा, तो फिर इसको हम ड्राइड करते हैं बाद में, सारी इंप्योरिटीज वाटर मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, और ड्राइड फॉर्म मिलेगा, क्रिस्टल की फॉर्म मिलेगा, पाउडर फॉर्म मिलेगा, और उसको हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। अब आते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, इसकी आते हैं प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका ग्राफ दे रखा है समझाने के लिए कि किस तरीके से आपका ये डायग्राम जो है ना वो वर्क करता है। अब एक क्वेश्चन है कि इसकी प्रॉपर्टी जो रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस मैंने लास्ट पार्ट यूज किया था कि जो रेड फास्फोरस है वो फाइनली आपको पाउडर की फॉर्म में मिलेगा, परफेक्ट पाउडरी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एक इस टर्म यहाँ पे एनसीईआरटी में यूज किया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है इसकी 2.1, लेकिन इसको याद नहीं करना है, अभी तक आई नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी रेड फास्फोरस की। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी दूं, पहली प्रॉपर्टीज बच्चों होती है इट इज ऑर्डियोरलेस, ठीक है, इट इज ए ऑर्डियोरलेस एंड नॉन पॉइजनस, ठीक है, नॉन पॉइजनस। लेकिन जो पहले वाला था ना व्हाइट फास्फोरस वो पॉइजनस होता है, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं गाँव के अंदर जहाँ पे चूहे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, चूहे वगैरह होते हैं, वो उन सबको किल करने के लिए तो हम वहाँ पे व्हाइट फास्फोरस का यूज करते हैं, मार्केट में मिलती है लेकिन बच्चों को कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बात याद रखना, आपको कभी खरीदनी भी नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये आपका नॉन पॉइजनस होता है। और आपको पता है मैच बॉक्स है ना, जो माचिस तीली जो होती है वहां पे रेड फास्फोरस आपको देखने को मिलता है, तो ये ऑर्डियोलस होती है और बच्चों ये नॉन पॉइजनस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों होता है इनसॉल्युबल, मतलब सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता है, लेकिन बच्चों एक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सॉल्युबिलिटी एज इट इज शो करता है, जिसको मैंने व्हाइट फास्फोरस के अंदर भी बोला हुआ था, ठीक है, सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फास्फोरेंस के बारे में। तो जो व्हाइट फास्फोरस था वही आपकी जो व्हाइट शाइनिंग की बात कर रहा था ना कि रात में ग्लो करता है, डार्क में ग्लो करता है, तो वो व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस करता है, ठीक है। रेड फास्फोरस कभी भी आपके फास्फोरेंस जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो शाइनिंग एक्टिविटी है, इसको कभी भी शो नहीं करता है रेड फास्फोरस, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 260 डिग्री सेल्सियस, ये होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक। इसका बच्चों बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी के बारे में, तो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बर्न करता है। अगर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब समझ में आता है क्या है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब कि जब टेम्परेचर आपका 260 से ऊपर होगा, जब टेम्परेचर आपका 260 से ऊपर हो जाएगा तभी यहाँ पे बर्निंग शो होगी, ध्यान दो। इग्निशन का मतलब यही है कि जब टेम्परेचर आपका 260 से ऊपर जाएगा तभी आपका ये जो आपका रेड फास्फोरस ये बर्निंग स्टार्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बच्चों वहां से बनाएगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोगों ने पहले भी बता दिया 260 से नीचे रिएक्शन नहीं करने वाला है ना, वहां पे बर्निंग नहीं करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि अगर ये हेलोजन से कंबाइन करता है तो Cl2 डायरेक्ट कंबाइन करेगा, इसको थोड़ा हीट देना पड़ेगा, बट दिस फास्फोरस इज रेड फास्फोरस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो बच्चों यहाँ पे आपका बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे इसकी 2 मोल्स आते हैं, यहाँ पे बात करेंगे तो ये 5 मोल्स हो जाएंगे, ये आपके 2 मोल्स होंगे। अगर फास्फोरस कंबाइन करता है सल्फर के साथ तो बनाता है P2S3, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सल्फाइड, नेक्स्ट बात करेंगे फास्फोरस के साथ अगर सोडियम आता है तो क्या बनेगा, ये बच्चों बनाएगा Na3P, फॉस्फाइड बना लेगा, और यहाँ पे आपका 3 मोल्स लेना पड़ेगा सोडियम, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो जो आपका रेड फास्फोरस है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये आपका यहाँ पे ना इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड एक्चुअली यहाँ पे चेन नहीं मिलती है, स्ट्रेट चेन नहीं मिलती है, पॉलीमर होता है। मैं लिख दूं यहाँ पे जो रेड फास्फोरस है वो आपको पॉलीमर फेज में मिलता है, ठीक है, पॉलीमर फेज में, वो तो मोनोमर फेज में मिला था ना आपका व्हाइट फास्फोरस येलो फास्फोरस, ये पॉलीमर फेज में मिलता है। तो यहाँ से ये फास्फोरस, ये देख लो कनेक्टिविटी कैसे है, ये सब आपस में आपके कनेक्टेड होंगे, ये इससे कनेक्ट होगा। देन एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ओपन रहेगा तो वो अनपेयर्ड रहेगा, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट चेन से। तो फास्फोरस 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 ये इंटरलिंक कनेक्ट होंगे,
बाकी ये चेन ऊपर से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इस तरीके से आपका ये कनेक्ट, यहाँ से ये कनेक्ट, तो ये आपकी चेन ऊपर रहेगी। आप ये बहुत सारे जो मोनोमर्स हैं उन्हें आप कनेक्ट करते जाओ और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर। दिस इज एक्चुअली पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो रेड फॉस्फोरस को जो सही स्ट्रक्चर है अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, करेक्ट डिफाइन भी नहीं हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कुछ डाटाबेस के बेस पे, तो मैं इसको इस तरीके से ही समझूंगा। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं हुआ अभी तक, रियल स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं हुआ है, रेड फॉस्फोरस का अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने इससे कुछ डाटाबेस लिए हैं और डिफरेंट डाटाबेस जो हमारी आयोपेक है या फिर जो केमिस्ट्री की डिफरेंट जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डिफाइन करती हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके बेस पे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट है, सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। यस, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉस्फोरस के हमारे कुछ कंपाउंड हैं, बाकी मैं इसके डिफरेंस आपको भेज दूंगा। रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, उनको आप एक बार ऑब्जर्व कर लेना, वो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के हमारे कंपाउंड। तो फर्स्ट कंपाउंड होता है बच्चों पीएच3। पीएच3 सभी को पता है, ये आपका है फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ रखा है पहले ही, तो ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। ये फॉस्फीन वैसा ही है जैसे बच्चों होता है अमोनिया, ठीक है। तो ये अमोनिया का ही एनोलॉगस है, ठीक है। जैसे अमोनिया होता है उसी तरीके से आपका फॉस्फीन बनता है, इट इज ऑल्सो हाइड्राइड, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जैसे जिस तरीके से अमोनिया है तो अमोनिया का ही एनोलॉगस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका अपन यहाँ पे नाम बोल सकते हैं हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि नाम भी आपको लिखा मिल सकता है। तो हाइड्रोजन फॉस्फाइड क्या, यही आपकी पीएच3 है। इसको बहुत बार हम लोग के नाम से और कॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोरेटेड, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन। इसको अपन इस नाम से भी कॉल कर सकते हैं, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। इसी फॉस्फीन को, पीएच3 को, तीन अलग अलग नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, पहले भी डिस्कस कर रखी है मैंने रिएक्शन, कि अगर बच्चों में क्या करता हूं P4, ये P4 क्या है, येलो फॉस्फोरस, प्लीज ध्यान देना, दिस इज ए येलो फॉस्फोरस, या बच्चों में बोल सकता हूँ रेड फॉस्फोरस, राइट। वन सेकेंड, दिस इज येलो फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। इसकी एक्टिविटी हाई है, यही रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसको बच्चों हम लोग बॉइल करते हैं, हीटअप करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, हम लोग करते हैं एल्कलीज मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, एंड फॉलोइंग द इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो जो NaOH होता है बच्चों, ये एक्वस होता है। इस एक्वस का मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है। आप आंसर कर सकते हो, मैकेनिज्म पता है आपको कि P4 व्हेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स तो पहले एसिड बनाएगा, वो एसिड, और फिर आपके सामने यहाँ पे NaOH बेस है, तो आंसर सीधा बन जाएगा यहाँ से आपका NaH2PO2 और प्लस बनेगा आपको PH3 फॉस्फीन गैस बनेगी। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम, दिस इज सोडियम हाइपो एन फॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, लास्ट में IT आएगा, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड एन आपका फॉस्फीन गैस आपको परफेक्टली यहां देखने को मिलेगी। सभी को समझ में आ रहा है? करेक्ट, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं आपको, हाँ पूरा ठीक है। यहाँ तक सभी को ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या आपको बताया जाए। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, हाँ इसके बाद, हाँ ये तो फॉर्मेशन हो चुका है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे क्वेश्चन एडवांस में आया, चलो उसको छोड़ देता हूँ, यानी दोस्त उस पर डिस्कशन नहीं करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट आऊंगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी एडवांस का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं फॉस्फोरस P2H4, P2H4 होता है फॉस्फोरस का, ये हाइड्राइड होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड, फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड, ठीक है। उसके साथ अगर मैं ऑक्सीजन लेके आता हूँ, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है आपका फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4, जो मैंने छोड़ा है सेक्शन, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे क्या ऐसा था।
तो P2H4 के साथ अगर मैं ऑक्सीजन गैस लेके आता हूं तो यहां से भी बच्चों आपका बनता है HPO3। ये आपका होता है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड, यही तो होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और प्लस यहाँ से रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, एडवांस सेक्शन का इसको रहने दो, बस एक बार आपको मैंने दिखा दिया ये है क्या। और P2H4 बनता कैसे है, वो जो जब फॉस्फीन बनती है पहली स्टेप में, जब फॉस्फीन बनती है तो जो फॉस्फीन पहली स्टेप में बनती है ना, वहीं पे आपको लिटिल बिट अमाउंट में H2 गैस भी मिलती है और P2H4 भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। मतलब क्या क्या मिलता है सुन लो, पहली स्टेप अभी जो मैं बता चुका हूँ उसमें आपको PH3 मिलता है, P2H4 मिलता है, लेस अमाउंट में होता है, और आपको H2 गैस भी मिलती है लेस अमाउंट में, इसलिए मैंने काउंट ही नहीं किया है। लेकिन वो लेस अमाउंट वाले के साथ भी क्वेश्चन आता है कि P2H4 को अगर बाहर निकालना है, दिस इज ऑल्सो हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस, तो उस केस में हम ऑक्सीजन गैस लेके आते हैं, इसको बर्न करते हैं थोड़ी सी, बिकॉज इट इज इन बिल्कुल संदेश ने बोला है कमर्शियल इंप्योरिटीज है। डेफिनेटली ये बहुत ही जबरदस्त फ्लेमेबल है, तो जैसे ऑक्सीजन आएगा या डेफिनेटली दिस इज इंप्योरिटीज बिकॉज इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, राइट। तो ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो आपको बनेगा यहाँ से मेटा फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको छोड़ते हैं, आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जो पीएच3 है बच्चों वो कैसी है, कलरलेस गैस है। पीएच3 कैसी है, पीएच3 देखो इसमें क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस गैस होती है, अनप्लीजेंट गार्लिक लाइक स्मेल होती है, जैसे रॉटन फिश, आपको पता है क्या, इसके बहुत ही पॉपुलर है रॉटन, इस पे क्वेश्चन आया इस बर्ड के ऊपर, रॉटन फिश ऑडियोर। ठीक है, तो जो रॉटन फिश ऑडियोर है उसकी तरह आपकी इसकी स्मेल होती है, जैसे गार्लिक स्मेल है उसी तरह। ठीक है, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बच्चों आपकी जो एयर है, एयर से अधिक हैवियर होती है पीएच3, पीएच3 मोर हैवियर, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों होती है लेस सॉल्युबल होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा पोलैरिटी नेचर मिलता नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन फॉस्फोरस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है बच्चों, याद करो हिंदुस्तान पेट्रोलियम बताया था इजी ट्रिक मैंने, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, तो आयोनाइज नहीं होता है, पोलर फेज में नहीं मिलेगा, तो इस केस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये होती है लेस सॉल्युबल, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यस, नेक्स्ट पॉइंट इज पीएच3 इज ए पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, ये आपकी पॉइजनस नेचर को भी होल्ड करती है। तो जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं इसी प्रॉपर्टीज को आपके एग्जामिनर भी रिपीट किया है, नीट एग्जाम में भी ये रिपीटेशन हुआ है। नाउ कम्स कि यहाँ पे इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डिकम्पोजिशन की तरफ। अगर बच्चों में पीएच3 को अगर मैं हीट करता हूं तो यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों हाई चाहिए, 440 डिग्री सेल्सियस। क्यों चाहिए हाई, उसके पीछे एक सीधा सा रीजन है, रीजन ये है कि ये बच्चों यहाँ पे मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ी बहुत तो मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज नाइट्रोजन के नीचे जस्ट फॉस्फोरस है, तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और तो यहाँ बच्चे इसको हीट करते हैं, तो हीट करने से ये बच्चों यहाँ से देखने को मिलता है P4 एंड प्लस आपको यहाँ से रिलीज करेगा H2 गैस, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 मोल्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 मोल्स हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि ये जो P4 मिल रहा है, दिस P4 एक्चुअली रेड फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस नहीं है, दिस इज एक्चुअली रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डिकम्पोजिशन, एक्चुअली दिस इज डिकम्पोजिशन व्हेन यू सप्लाई द हीट any molecules will break into parts, तो this is called कि बच्चों यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सा डिकम्पोजिशन प्रोसेस हुआ है। नाउ हम कंप्रेसिबिलिटी पे बात करते हैं, तो अगर बच्चों में पीएच3 के साथ अगर मैं ऑक्सीजन गैस लेके आता हूं तो बताओ मुझे क्या आंसर मिलेगा, और आंसर क्या मिलना चाहिए, तो पता आपको होना चाहिए कि अगर प्योर सैंपल पीएच3 का होगा तो बच्चों वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, इजिली बर्न नहीं करता है। अगर पीएच3 के साथ कुछ इंप्योरिटीज होती हैं तो ही रिएक्शन परफॉर्म करता है, और लगभग बच्चों 150 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों फॉस्फोरस का P2O5, जैसा मैंने पहले भी बोला था, और बच्चों बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एक्चुअली इम्प्योर, अगर प्योर होगी पीएच3 तो आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करने वाली है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इसके क्लोराइड्स के ऊपर, तो व्हाट इज द आंसर, अगर बच्चों मैं क्लोराइड की बात करूं तो पीएच3 के साथ अगर मैं क्लोरीन गैस को पास कराता हूं तो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन का एटमॉस्फेयर होता है, पूरा का पूरा क्लोरीन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, तो उस केस में आपकी पीएच3 जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाती है PCl5 के अंदर और HCl को रिलीज करती है। ठीक है, बाकी से बैलेंस कर लेना आप लोग, तो PCl5 बनेगा और HCl बनेगा, तो एटलीस्ट एक बार देखना आपको यहाँ पे जरूरी है, और ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट,
अमोनिया और जो फॉस्फीन है, एनसीईआरटी में बच्चों उसके डिफरेंस दे रखे हैं, प्लीज डिफरेंस देख लेना। जैसे मैं थोड़ा सा चलो आपसे पूछता हूँ, बताना आप मुझे। अमोनिया के अगर मैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट की बात करूं तो अमोनिया कैसी, रिवीजन करते हैं, अमोनिया कैसी होती है, कलरलेस गैस होती है। फॉस्फीन कैसी होती है, वो भी कलरलेस गैस होती है। मैं ऑडियोर की बात करूं तो अमोनिया की बच्चों कैसी, पंजेंट स्मेल होती है। इसकी बच्चों कैसी होती है, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है। रिवीजन कर लो ध्यान से, क्वेश्चन आते नहीं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो अमोनिया बहुत तगड़ा और जबरदस्त सॉल्युबिलिटी शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ये बात समझ लो आप लोग जो मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अमोनिया बच्चों बहुत तगड़ा सॉल्युबिलिटी शो करता है, क्यों करता है, रीजन है उसके पीछे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर बच्चों मैं बात करता हूँ यहाँ पे पीएच3 को लेके, तो मैंने बताया कि लेस सॉल्युबिलिटी शो करता है, बिकॉज हाइड्रोजन फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो जाती है, तो पोलरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डेंसिटी के ऊपर, तो ये अमोनिया बच्चों एयर की कंपेरिजन में हल्की होती है, लाइटर होती है। पीएच3 बच्चों होती है हैवियर गैस। नेक्स्ट बच्चों देखो दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत मैच कर रही हैं, और यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अगर बच्चों में इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, तो अमोनिया होती है बच्चों नॉन पॉइजनस, और फॉस्फीन क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। इसकी बात करता हूं मैं इसके डिकम्पोजिशन के ऊपर। तो अमोनिया के पास मिलती है बच्चों एक्सिस में क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब 1200-1300 डिग्री सेल्सियस, 1200-1300 डिग्री, उतनी टेम्परेचर वो ब्रेक करता है अमोनिया। लेकिन बच्चों ये तो मैंने बताया 440 डिग्री सेल्सियस पे ही ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं कंबस्टिबिलिटी के बारे में। तो अमोनिया बच्चों वर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, अमोनिया जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या बनाता है, बताओ जल्दी से आंसर, दिमाग में सभी क्या आना चाहिए। क्या बच्चों बनाएगा, एनो गैस, बिल्कुल सही, और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। और अभी मैंने बताया था कि अगर फॉस्फीन फॉस्फीन गैस अगर बच्चों वर्न करती है, तो वहां से मिलती है व्हाइट फ्लेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट ब्राइट फ्लेम के साथ ये बेटा बर्न करता है। पीएच3 की बात करूं तो अगर इसके साथ ऑक्सीजन आएगा, तो बेटा यहां से बनता है P2O5 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो जब इसकी बर्निंग होती है तो बर्निंग होती है बच्चों व्हाइट ब्राइट फ्लेम, ठीक है। व्हाइट ब्राइट फ्लेम के साथ क्या होता है, पीएच3 आपका करता है बर्न, ठीक है। इसके बाद में कुछ और प्रोबेबिलिटीज की बात करूं कि अगर बच्चों मैं यहाँ पे अगर फॉलो करता हूं एसिडिक नेचर की तरफ, तो पहले मुझे ये बताओ, स्टेबिलिटी की बात करूं तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, अमोनिया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, परफेक्ट है। लेकिन ये आपका होगा लेस स्टेबल, ठीक है, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद इसकी और भी जैसे बॉन्ड एंगल की बात कर लो, तो इसके शेप की बात करो, अमोनिया इज ए पिरामिडल, वो भी पिरामिडल ही होता है, दोनों पिरामिडल होते हैं बिकॉज ऑफ लॉन पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो बॉन्ड एंगल के बारे में, अमोनियम बॉन्ड एंगल कितना होता है बताओ, 107। 10, मैंने आपको एक पाया था ड्रैगोज रूल्स, तो वहां पे अमोनिया के बारे में बताया था, 107 डिग्री ड्रैगोज आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 93, ये भी पहले पढ़ा चुका हूं, याद करो ड्रैगोज रूल्स। बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है 90 तक आता है, 93 डिग्री समथिंग आपको देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए। अब इसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे इसके ऑक्साइड कि जो फॉस्फोरस के हमारे कुछ ऑक्साइड्स हैं उनको भी एक बार हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो पहला बच्चों ऑक्साइड आता है आपका P2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं P4O6 डाइमर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों P2O4, इसकी भी डाइमर फॉर्म मिलती है P4O8, ये बच्चों बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P2O5 ये आपको मिलता है P4O10 के अंदर, ठीक है। तो ये आपके फास्फोरस से कुछ कॉमन ऑक्साइड्स हैं। अगर आपकी सीईटी वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। P2O3 का नाम होगा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, सेकेंड का नाम होगा फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, P2O5 का नाम होगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये कुछ इनके नाम है। प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट की अगर बात करें तो आप कुछ नहीं है, P4 के साथ क्या करो, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये आपका फास्फोरस कौन सा है, तो ये आपका व्हाइट और येलो फास्फोरस है, उसके सामने आप 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेके आओगे तो बन जाएगा आपका P4O6। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इससे कुछ प्रिपरेशन है उसी को आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करते हैं यहाँ पे हम लोग P4, इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, इसके कैसे कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर उसको भी मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा P2O3, जो आपको देखने को मिल रहा है P4O6 के अंदर। तो कुछ नहीं बेटा, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। क्या करो आप फॉस्फोरस बना दो अल्टरनेट पोजिशन पे, 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से। कितना ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पे, O6 डायमंड फॉर्म में देखिए स्टेबल होता है, तो यहाँ से
आपके कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। 6 का मतलब समीरा, कुछ डाउट है आपको? पूछो मुझसे, है ना। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 आपको मिल चुके हैं। तो इनको आप आपस में कर दो इंटरकनेक्टेड, राइट, इंटरकनेक्टेड कर लो। और वापस बेटा बीच में इस तरीके से ये ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हर एक फास्फोरस के पास आपको मिल जाएंगे लोन पेयर्स, ठीक है, यहाँ से मिलेंगे आपको लोन पेयर्स। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ P2O3 से अधिक स्टेबल बच्चों डायमर फॉर्म P4O6 होती है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड हियर प्रेजेंट? कोई बताएगा मुझे कि इस जो P4O6 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके पास मुझे पता ना, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पीओपी बॉन्ड कितना है? पीओपी बॉन्ड कितना है? हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड हियर प्रेजेंट? हाउ मेनी सिग्मा, हाँ कितना होगा बच्चों? 6। ओके परफेक्ट, 6 पीओपी बॉन्ड आप काउंट कर लो। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड हियर प्रेजेंट? कितने लोन पेयर्स होंगे? हाउ मेनी लोन पेयर्स हियर प्रेजेंट? ओमने बोल रहा है, हाँ ओमने बोला है 6 सिग्मा होंगे। अरे सिग्मा कितने होंगे? सिग्मा बताओ बेटा। 12 सिग्मा निरंत ने बोला, परफेक्ट, 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे। मैं पूछूं यहाँ पे कितने लोन पेयर्स होंगे, बताओ मुझे। 16। हाँ ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स है, वो भी काउंट करना है। तो 16 आपको लोन पेयर्स देखने को मिलेंगे। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। यस, इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट है आपका P4O10। उनकी रिएक्शंस पे नहीं जाना है, क्योंकि वो रिएक्शंस आपके नीट में नहीं आती हैं, ठीक है, इनकी सबकी रिएक्शन। P4O10 की बात करते हैं, तो P4O10 में कुछ नहीं है, मोल्स बढ़ा लो आप। P4 के साथ आप 5 मोल्स O2 लेके आ जाओ, तो यहां से सीधा बन जाएगा P4O10। रिएक्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, 5 मोल्स लोगे तो 5 × 10 मोल सीधा आपको मिलेगा। नाउ कम्स कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से। अच्छा इसी के ऊपर ना एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, आप लोगों को शायद याद होगा। मैंने आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ P4O10, ध्यान देना बेटा। P4O10 को अगर मैं यहाँ पे P4O10 के साथ अगर बच्चों में वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आता हूँ, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये पहले कन्वर्ट किस में हो जाता है? ये होता है HPO3, इसके अंदर 4 मोल्स के साथ। इसका नाम क्या होगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड सीधा बनेगा। और फिर अगर बच्चों में फिर से इसके साथ ऐड करता हूं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ H4P2O7, और इसका नाम होता है बच्चों पायरो। दिस इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और फर्दर अगर बच्चों में फिर से अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे एडिशन कर दूं, तो ये कन्वर्ट होगा 4 मोल ऑफ H3PO4 के अंदर, जिसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसी का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, रिवर्स करके भी आप आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए कि अगर P4O10, देखो बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे पता होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, एक बार मेरे द्वारा पढ़ाई गई होनी चाहिए। अदरवाइज चीजें मैं कम कर दूंगा, तो कम करने से लॉस किसका होगा? आपका। इफ एनी केस अगर एनटी ने वहां पे क्वेश्चन दे दिया, तो आप मुझे बोलोगे, ठीक है, कि उन्होंने पढ़ाई नहीं थी ऐसा और चीजें ऐसी आ गई। तो मैं पता क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आए बच्चों, पहले मैं पढ़ा रहा हूं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से अप्रोक्स बच्चों 15 क्वेश्चंस आएंगे अगर, तो 15 क्वेश्चंस में से आप 14 क्वेश्चंस ये बोलो कि सर ने मुझे पढ़ाए थे, सर ने मुझे पढ़ाए थे, मेरे दिमाग में क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक कर रहे हैं तो मैं सॉल्व भी करके आऊंगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, वो चीजें मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, और तो उस 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो मतलब मेरा पढ़ाना सही नहीं है। तो 15 में से कम आपके 14 क्वेश्चंस दिमाग में क्लिक करने चाहिए। इसलिए मैं इस लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ, चीजों को स्किप नहीं कर रहा हूँ। जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगर आपको शायद आइडिया होगा, तो मैं सी बैच में पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, अब आते हैं बच्चों की इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो जरा एक बार ट्राई करो आप सभी लोग कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए। बेटा मॉलिक्यूल वही है P4O10, इसको हम लोग पेंटाऑक्साइड बोल रहे थे, डाइमर फॉर्म हम आपको दे रखी है, तो डाइमर फॉर्म का ही स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कैसे बनेगा इसका, जल्दी थोड़ा। कितने फॉस्फोरस है? हाउ मेनी फॉस्फोरस हियर? 4 फॉस्फोरस। तो एडिशन पोजीशन जोड़ लो, है ना, सामने सामने 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इस तरीके से कर लो कनेक्ट, ठीक है। पीओपी बॉन्ड बना लो पहले। फिर बचे ऑक्सीजन कितने हैं? देखो यहाँ पे कितना हो गया है आपका ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं, 6 बचे हैं। 6 का मतलब पहले आप इसमें कर लो इंटरकनेक्टेड इस तरीके से। यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए हैं, ठीक है। तो बाकी बचे हुए हैं उनके साथ बच्चों क्या करें, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ जोड़ लो, यहाँ डबल बॉन्ड हो,
बिकॉज वैलेंसी कितनी होती है, 5 वैलेंसी होती है ना, डबल बॉन्ड हो, बहुत जगह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत जगह ना ये वाला फॉस्फोरस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो ऐसे बना हुआ है, तो ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिकॉज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, और कुछ भी नहीं है। तो ये होता है इसका आपका स्ट्रक्चर। बाकी वही क्वेश्चन है, कितने सिग्मा होंगे, हाउ मेनी सिग्मा, हाउ मेनी पाई बॉन्ड हियर, ठीक है, कितने लोन पेयर्स होंगे, पीओपी बॉन्ड कितना होगा, वही सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है, ये दोनों के दोनों समझ में आ गए पूरे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए ना बेटा। सर जो ऊपर का फॉस्फोरस है ना, वहाँ पे आपने सिंगल बॉन्ड निकाल दिया। इसको थोड़ा देख लेता हूँ चलो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैं आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बताओ फॉर्मूला क्या होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। H3PO2। सभी बच्चे बोले है ना, जिनको पता है सभी लोग बोलो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ओपन करके रखो। H3PO2 H3PO2 परफेक्ट। ठीक है, इसके फॉस्फोनिक बारे एसिड। में, हाँ इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये कैसा होता है मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। यहाँ पे येलो फॉस्फोरस, ठीक है, जब येलो फॉस्फोरस को हम बॉइल करते हैं, ठीक है, ब्रेटा सॉल्यूशन के साथ। व्हाट इज ब्रेटा सॉल्यूशन, एक टर्म है BAR, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज ब्रेटा सॉल्यूशन। ब्रेटा सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है, पहली बार सुना है ब्रेटा सॉल्यूशन। यस। जब हम H3PO2 को बनाना है मुझे, तो हम क्या कर सकते हैं, येलो फॉस्फोरस लेके आएंगे, उसको बॉइल करेंगे बेटा सॉल्यूशन के साथ। तो बेटा सॉल्यूशन नथिंग, दिस इज बेरियम हाइपोफॉस्फाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेरियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा, लेकिन बेटा में आता है बेरियम का हाइड्रोक्साइड, पहले ध्यान दो, बेरियम का हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम का हाइड्रोक्साइड आएगा, इसी को बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन, और आपका यहाँ से आएगा व्हाइट फॉस्फोरस, और एक कंबाइन करेगा, यहाँ पे आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से आपका बन जाता है VaH2PO2 और इसका टॉइस, ठीक है, इसका नाम होता है बेरियम हाइपोफॉस्फाइड। बेरियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है, और प्लस बेटा रिलीज होती है आपकी फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस रिलीज होगी। अभी ये जो बना है बेरियम हाइपोफॉस्फाइड, इसके साथ बच्चों कुछ भी नहीं, आप H2SO4 को डाल दो। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जैसे डाला जाएगा, वो बच्चों क्या करेगा, इसको यहाँ से बेरियम पॉजिटिव है, सल्फेट निगेटिव है, तो पहला बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। इट इज इनसॉल्युबल, इसकी प्रॉपर्टीज में पहले बता चुका हूं, बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल कंपाउंड। और बाकी बच्चों यहाँ से मिल जाएगी आपको PH3, ध्यान दो मिलेगा ना PH3, सभी लोग बताओ, बेरियम सल्फेट मिल गया, PH3 गैस थोड़ी बहुत यहाँ से रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में नहीं होती है। बाकी दूसरा आंसर क्या बनेगा, वही बनेगा यहाँ से आपका H3PO2, तो यही मुझे बनाना था। ठीक है, तो H3PO2 ये इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड बच्चों बनाते हैं बेटा सॉल्यूशन से। एक बार लॉजिक देख लो, ये बेटा सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका ये है व्हाइट फॉस्फोरस, तो व्हाइट फॉस्फोरस के साथ हम इसको हीट करते हैं, तो बच्चों वहां से बनता है आपका बेरियम हाइपोफॉस्फाइड एंड फॉस्फीन गैस। और जो आपका बन चुका है BaH2PO2 ट्वाइस, इसके साथ आप H2SO4 लेके आ जाओ, तो बनेगा बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, और बाकी ऊपर बच्चों मिल जाएगा H3PO2। परफेक्ट, समझ में आ गया। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, ऑलरेडी वो आती है। नाउ कम्स स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, बेटा क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या होगा इसका। H3PO2 इज ए मोनोबेसिक एसिड, राइट, इट इज ए मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। जब इसका आयोनाइजेशन होता है ना, तो 1 हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, परफेक्ट ना। तो इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, भाई फॉस्फोरस, एक OH यहां बना लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, बहुत बार डबल बॉन्ड हो, वहां पे मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो बना लो, चाहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, है ना, किसी बुक में देख लेना, सही आंसर है, दोनों ही करेक्ट है। और इसका हाइड्रेशन बेटा sp3 हाइड्रेशन होगा, क्या होगा, sp3 हाइड्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम फॉस्फोरस का। यहां तक क्लियर हो गया, पहले एसिड क्लियर। अब आता हूं मैं फॉस्फोरस एसिड पे। व्हाट इज फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। H3PO3 आपका होता है फॉस्फोरस, लास्ट में अस एसिड आता है। अब इसका भी वही क्वेश्चन, इसको बनाते कैसे, बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कुछ मत करो बेटा, P4O6 को डायरेक्ट डालो आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 6 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये कंबाइन बेटा बनाता है 4 मोल ऑफ H3PO3, हो गया आंसर, बस इसी को ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपका आंसर बन चुका है। तो कुछ नहीं, आप फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड के साथ, जिसका ये डाइमर फॉर्म है, उसके साथ आप इसे ऐड करो, वाटर में हाइड्रोलिसिस कराओ,
सीधा आंसर मिलेगा बच्चों H3PO3। ठीक है, समझ में आ गया? परफेक्ट यहां तक? यस। इसके बाद देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, बताओ कोई मुझे। डाइबेसिक एसिड होगा, अरे बताओ बच्चों। इट इज डाइबेसिक एसिड, टू P4 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड एटम्स हो आर आयोनाइजेबल, Yes, sir. टू OH ग्रुप प्रेजेंट, है ना, तभी आपके दो एसिड रिलीज होंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ एक फास्फोरस पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, तो ये दोनों के दोनों आपके एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। समझ में आ रहा है पूरा टर्म? दिस इज डाइबेसिक एसिड। दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप चेक कर सकते हो 4 सिग्मा की तरह यहाँ पे देख मिलेगा। इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे H3PO4। इसके बारे में सभी को पता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इट इज कॉमन ऑक्सो एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मेशन बच्चों कैसे करेंगे, P4O10 के साथ लेके आ जाओ वही 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो सीधा आंसर बना लेगा 4 मोल ऑफ H3PO4। बस इसी रिएक्शन को ध्यान देना है, इसके बाहर ज्यादा एडवांस में कुछ यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, बट अगर यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड की बात की जाती है इसके, देखो ये कॉमन एसिड है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपना रोल रख सकता है। इसका लेबोरेटरी मेथड बच्चों क्या होता है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है, बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस के साथ हम यूज करते हैं HNO3, और HNO3 वाली स्टेप आपको पता ही है कि यहाँ से ये कन्वर्ट करेगा NO2 में, कन्वर्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल, नेशेंट ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड विद दिस व्हाइट फॉस्फोरस कन्वर्टेड इनटू H3PO4, पता है ना सभी को, और प्लस यहाँ से बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल आल्सो वेपराइज, NO2 आल्सो वेपराइज, तो आंसर मिलेगा सिर्फ आपको H3PO4। तो बाई प्रोडक्ट अगर गैसेस होती है तो सबसे अच्छी रिएक्शन वही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सही बच्चों को समझ में आ गया? दीप्ति, ओके, थैंक यू। यस, सही बच्चों क्लियर हो रहा है? Yes, sir. एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा बताओ ना मुझे, अगर दो फास्फोरिक एसिड को मैं कंबाइन करूं तो क्या आंसर मिलेगा? बिकॉज ये ना, ये कंडेंसेशन में जाता है, जो ऑर्थो फास्फोरिक एसिड वो कंडेंसेशन में जाता है ना, अदर फास्फोरिक एसिड के साथ। तो दो फास्फोरिक ऑर्थो फास्फोरिक एसिड ले लो, दो मॉलिक्यूल्स वो कंडेंस करने का मतलब क्या, गैसेस निकाल या वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं बताओ मुझे, डाइफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। क्या फॉर्म करेंगे? डाइफॉस्फोरिक डाइफॉस्फोरिक एसिड, या फिर बोल सकते हैं पायरोफॉस्फोरिक। उत्तर करेक्ट? एसिड। मैं यहाँ पे लिखूं फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, नाउ दिस इज OH, एक बार देख लो, है ना, आप लोगों को ये पता है ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। यहाँ पे HOH, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे OH, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया है, H और OH बीच में से निकाल दो, इधर से H यहाँ से OH, तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, तो बीच में ऑक्सीजन इससे कनेक्ट हो जाएगा सीधा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा आपका डाइफॉस्फोरिक एसिड, या मैं बोल सकता हूँ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया ना? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। और अगर तीन अगर आ जाते हैं तो, हाँ, अगर तीन ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, कोई इश्यू नहीं है, वो पीओपी बॉन्ड बढ़ता जाएगा, यहाँ से आज निकलना, ये ऑक्सीजन जाके फिर तक कनेक्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यूस चेन बनती जाएगी, कोई इश्यू नहीं है ना? परफेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसलिए इसका ना बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी सीरीज जो बनती है, एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, पीओपी बॉन्ड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड को रिप्रेजेंट किया था ना, मैं जनरल फॉर्मूला क्या था, HPO3 और इसका N, वो लीनियर, ठीक है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड वेरी लॉन्ग चेन के अंदर पाया जाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ने दूसरे यहाँ पे कंडेंसेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता जाता है। ये हो गया इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज जो मुझे बतानी थी। अब बात करते हैं H4P2O7। बताओ इसका नाम क्या है? H4P2O7, इसका नाम क्या होगा बताओ बच्चों जल्दी से, और ये कैसे बनाते हैं वो ट्रिक पता होगी आपको कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड। 2 मोल्स लेके आ जाओ, ऐसे का आप दिमाग में लगा भी सकते हो कि सर यहाँ 7 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो 7 कैसे आएंगे? ये सबसे पहले आप H3PO4 को डायमराइज करा लो ना, तो क्या बन जाएगा, डायमराइज कराने पे आपको पता है यहाँ से, हाँ बिल्कुल 2 मोल्स ले लिए मैंने, तो बन गया H6 हो गया, P2 हो गया, O8 हो गया। फिर क्या करना है यहाँ से, आपको ऑलरेडी मैं बता क्या निकालना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है ना, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल मुझे H4 चाहिए, तो मैं एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको डायमराइज किया है, ठीक है, आपके H3PO4 को, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वही H4P2O7, ठीक है। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से तो बना है, तो इसका नाम क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। वो मैकेनिज्म याद है, वो इजी ट्रिक याद है, तो क्लास में बताई थी मैंने, इसके बाद कौन फॉर्म होता है, तो यही है, दिस इज
दिस इज एक्चुअली पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जी एडवांस का क्वेश्चन है, जरा बताना मुझे, ठीक है, दिमाग लगाओ। H3PO4 के साथ अगर मैं यूज करता हूँ POCl3, बताओ क्या आंसर बनेगा। तो पहले बनाओ POCl3 होता क्या है, POCl3 है क्या, तो बताएगा मुझे POCl3 का नेम क्या होगा, बताओ जरा मुझे, POCl3 का नेम क्या होगा। अरे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ना, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड सीधा है, फॉस्फोरस हाँ सर। ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिंपल बता दो, ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसकी रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा बताओ मुझे। सर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO4 फॉर्म करेगा ठीक है, एंड HCl भी बनेगा। बिल्कुल आपने बहुत सही बोला है, पता है, बिल्कुल करेक्ट बोला है। एक्चुअली ना यहाँ पे यही बनता है, H4P2O में रिजल्टेंट होता है लास्ट, क्योंकि इसके मोल्स बढ़ते हैं, इसके 5 मोल्स आते हैं। आपने सही बोला आंसर, आप बिल्कुल लगभग सही ऑप्शन चूज कर सकती थी। H4P2O7 तक जाता है और प्लस यहाँ से बनता है HCl। ठीक है, यही तो है, ये एडवांस के अंदर रिएक्शन आपकी डिस्कस की गई है, इसको मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व बता दिया आपको। नाउ कम्स स्ट्रक्चर, इससे कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, बताओ बच्चों जल्दी से, इसका कैसे बने चाहिए स्ट्रक्चर। टेट्राबेसिक एसिड, मैं सही बोल रहा हाँ हूँ, सर। टेट्राबेसिक एसिड, परफेक्ट ना। टेट्राबेसिक एसिड ना 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिखेंगे ना, अरे ये इसी तरीके से बनेगा, फॉस्फोरस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, फॉस्फोरस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे ना, टेट्राबेसिक एसिड ना, सारे के सारे हाँ सर। फॉस्फोरस क्या है। हाँ भाई, ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ऑर्थोफॉस्फोरिक के, तो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ से आपको बीच में POP बॉन्ड मिल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, तो इसमें sp3 हाइड्रेशन मिलता है, बस यही इसका स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत। अब मैं बात करूं HPO3 के बारे में, ये भी आपको पता है HPO3 क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड हम कैसे बनाते हैं, बताओ मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे। अरे भाई वही H3PO4 तो बनाएंगे, फॉस्फोरिक है ना, ये इक एसिड है ना, मेटाफॉस्फोरिक इक एसिड, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक से बनाएंगे, जिसको हाई हीट कर दो, हाई हीट करने से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और प्लस बना लेगा HPO3, बस सीधा आंसर आपका बन गया, कुछ इश्यू नहीं है, सभी को समझ में आ गया। बाकी और भी पता है आपको, और कैसे बना सकते हैं कि P2O5 के साथ वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, P2O5 के साथ वाटर मॉलिक्यूल, P2O5 के साथ वाटर मॉलिक्यूल डाल दोगे ना, तो 2 मोल्स आपके बन जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ HPO3 बन जाएगा, एक ये भी इसका तरीका होता है फॉर्मेशन का। ठीक है, नाउ कम्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, HPO3 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, भाई 3 ऑक्सीजन है और कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा भाई, एक OH बना लो आप, बाकी डबल बॉन्ड O बना लो, ठीक है, एक बना लो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, बस हो गया हमारा आंसर, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, मोनोबेसिक एसिड है, दिस इज मोनोबेसिक एसिड, बिल्कुल सही आंसर, मोनोबेसिक एसिड करेक्ट है। बाकी इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने बताए थे, डाइमर फॉर्म, ट्राइमर फॉर्म, वो किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर डाइमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे कैसे बनेगा, जब बताओ मुझे, अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाए कहीं कि डाइमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो डाइमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मोनोमर वाला तो मैंने बता दिया, लेकिन डायमर वाला क्यों, बिकॉज वहां पे दिखता है ना 1 इलेक्ट्रॉन्स दिखता है अनपेयर्ड, तो ये आपकी डायमर फॉर्म के अंदर भी दिख सकता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कि डायमर फॉर्म के अंदर कैसे आंसर मिलेगा, तो देख लो, वो फॉस्फोरस यहाँ से, तो इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O आपको देगा, अरे सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है मोनोमर फेज में, फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे OH होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O होता है, ये तो होता है ना मोनोमर फेज का। तो पहले आपको डायमर फॉर्म बनाना है तो डायमर फॉर्म बना लो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से आपका ये हो गया, इधर से आपको दिख गया ये OH कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया है, OH हो गया, अभी डबल बॉन्ड O बचा है, तो 2 वैलेंसी, यहाँ पे वो क्या होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और इधर वाला जो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से ये वाला पूरा सेक्शन एक एसिड का है, और दूसरा आपका यहाँ से एक OH और बाकी कोऑर्डिनेशन हो, ये आपके दूसरे आपके फॉर्म का है। तो 2 फॉर्म आपकी इस तरीके से यहाँ पे कंडेंस हो जाती है। तो ये इसका ट्राइमर फॉर्म आता है, तो ट्राइमर फॉर्म भी बना सकते हो, बिल्कुल ट्राइमर फॉर्म भी बना सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्राइमर फॉर्म में पूछूं, टाइमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, वो भी क्लासरूम में बताया मैंने ऑफलाइन सेशन के अंदर। तो ट्राइमर में साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी ना, तो देखो एक फॉस्फोरस यहाँ पे, इनमें इजी मेथड बताया था, ऑक्सीजन यहाँ पे लगा लो, यहाँ फॉस्फोरस लगा लो अल्टरनेट पोजीशन पे, इजी ट्रिक बताई थी मैंने, ऑक्सीजन यहाँ लगा लो, यहाँ ऑक्सीजन लगा लो, यहाँ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस,
हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स बस जोड़ने हैं ना, तो इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, बस यही जोड़ते जाओ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो देन OH, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो देन आपका OH, बस बन गया। टाइमर फॉर्म आपको देखनी है, टाइमरी फॉर्म भी आपको दिख रही है, हो गया आपका 3 मॉलिक्यूल्स मैंने ज्वाइन कर दिए। दिस इज HPO3 थ्राइस। तो बहुत बार ना स्ट्रक्चर पहचानने के लिए भी आते हैं, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी इसकी पॉलीमरिक फेज आती है, तो कैसे बनाना है, चेन को ओपन कर देना है। अगर इसकी पॉलीमराइज्ड फॉर्म पूरी की पूरी आती है, अगर मैं बोलूं HPO3N, यहाँ पे 3 ना बोल के मैं N बोल दूं, तो चेन पूरी की पूरी ओपन होती है। तो ओपन चेन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी देख लो। तो यहाँ पे अगर पॉलीमरिक फॉर्म अगर आती है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, बाकी एक OH मिलेगा, ये ऑप्शन इधर दूसरे का, यहाँ से फॉस्फोरस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, यहाँ से आपको OH, एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, देन फॉस्फोरस एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, देन यहाँ से आपका OH। इस तरीके से कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गई आपकी पॉलीमरिक चेन, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे इसकी बता दी है। तो हमारा यहाँ पे जो लेक्चर है वो होता है फिनिश। बाकी बच्चों इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइजर थोड़ा सा इतना डिफरेंट नहीं है, वो मैं बता दूंगा। यूरिया वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कशन में कर दूंगा कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है। यूरिया का फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम अमोनिया गैस 2 मोल्स पास कराते हैं, और इसके साथ आता है अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट मेरा क्या, NH2 यहाँ से होगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड हो, देन O-, यहाँ से होता है NH4+, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। ये बनता है इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और यही आपका रीअरेंजमेंट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2C डबल बॉन्ड O एंड NH2 के अंदर, और प्लस बनाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यूरिया बनाने का तरीका सिंपल है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया गैस का सर्कुलेशन करा दो, तो ये आपको मिलता है अमोनियम कार्बोनेट एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें होगा रीअरेंजमेंट और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके यूरिया के अंदर। बस इतने आपको ध्यान रखना है। तो ये लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। बाकी बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फैमिली ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली कल से स्टार्ट होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट हम सभी को आज बहुत ज्यादा है। वो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हम कितने कितने तरीकों से ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज है, जो हम लोग लगा सकते हैं इन फ्यूचर, तो कल करेंगे उसके बारे में डिस्कशन, इंपॉर्टेंट। तो अभी लेक्चर हमारा कंटिन्यू है, क्योंकि अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है बच्चों। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो यस, सभी लोग रेडी हो, एक बार रेज योर हैंड्स प्लीज। यस, रेज योर हैंड्स प्लीज प्लीज। यस यस, बिल्कुल सभी लोग रेडी हैं, परफेक्ट। देखो यहाँ पे चीजें आप, मैं एक बात को बोलना चाहूंगा, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऑक्सीजन, यस। तो नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालेंगे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर बेटा कौन कौन, इसका अगर मैं बात करूं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड 6A ग्रुप या 16th ग्रुप के नाम से कॉल करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4, ठीक है। अब देखना चीजें बहुत सारी रिपीट होंगी यहाँ भी। तो NH2NP4 ऑक्सीजन फैमिली में आपको अच्छे से पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो पहला एलिमेंट आपका रहता है, दिस इज द ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड एलिमेंट इज सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज सेलेनियम, नेक्स्ट एलिमेंट इज टेरोलियम, नेक्स्ट एलिमेंट इज द पोलोनियम। लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा बताओ, इसका कितना होगा एटॉमिक नंबर, ले लिखते हैं 8, लगाते हैं मैजिक नंबर, कितना हो जाएगा ये 16, इसका कितना हो जाएगा 34, इससे कितना हो जाएगा 52। तो वो पहले वाले दिन याद करो जब मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी, ये हो जाएगा 84, ठीक है। तो कौन कौन से पीरियड हो गए, यहाँ से पीरियड हो गया आपका सेकंड पीरियड, ये ठीक है, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स, टोटल 7 पीरियड होते हैं ना। तो 7 पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है, तो जरा यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 116 एटॉमिक नंबर। तो 116 का आपका नेम क्या होगा, अनहेक्सियम होगा ना। वन का मतलब अन, वन का मतलब फिर से अन, और आपका 6 का मतलब हेक्सियम। तो इसका क्या होगा, अनहेक्सियम, परफेक्ट, अनहेक्सियम 116, इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बर्मन हेक्सियम। आयोपेक, हाँ आयोपेक की बात करते हैं 100 से ऊपर के लिए, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता होगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और जो 116 जो अनहेक्सियम जो एलिमेंट है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, और ये सिंथेटिक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैं पहले बोल दूं रेडियो एक्टिव है, सिंथेटिक एलिमेंट है, ठीक
ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी पता है नहीं, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपको मैंने बता दिया कि 116 के बारे में ये है, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। अब आप क्वेश्चन आएंगे तो ऑक्सीजन पे, सल्फर पे, बस इन्हीं दोनों पे क्वेश्चंस आपके होते हैं रिपीट, ठीक है। बस यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो अब हम बात करेंगे इनकी परसेंटेज के ऊपर, थोड़ा सा मुझे आप आइडिया देना कि बच्चों यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो पोलोनियम, एक आपका लास्ट वाला 84 और 86 एटॉमिक नंबर वाले। एटॉमिक नंबर जिसका 84 है और जिसका 116 है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, ये मिलते हैं ओर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओर फॉर्म पता है, ओर का मतलब नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस, तो अर्थ क्रस्ट के नीचे हैं, तो ओर फॉर्म में मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई बच्चों उसको बोलते हैं चाल्कोजन, ठीक है। CHALCOGENS, चाल्कोजेंस का मतलब ये ओर फॉर्मिंग, ठीक है। तो चाहे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेलुरियम हो, पोलोनियम और लास्ट वाले को छोड़ के, अनन को छोड़ के, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो आपको वो आपको यहाँ पे ओर फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग चाल्कोजेंस, इसे जनरल नेम एक्चुअली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बेटा दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के रिस्पेक्ट में, नीट के रिस्पेक्ट में, जिसकी हम लोग बात करते हैं। एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा आपका सल्फर है, क्लियर है। अब ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है हमारे नेचर में बहुत ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है, और इसकी अगर प्रेजेंस की बात करें तो फ्री फॉर्म में भी होती है, एज वेल एज बच्चों कंबाइंड स्टेट के अंदर भी होती है। तो ऑक्सीजन जो है ना वो 20.9% समथिंग, अगर मैं यहाँ पे डाटा के बारे में बात करूं, ठीक है, तो 20.9% जो ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन बच्चों 20.9% बाई वॉल्यूम, मैं टर्म यूज कर रहा हूं बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम आपकी 20.9% होती है। और अगर बच्चों में बाई मास बात करूं, दोनों टर्म अलग हैं, अगर मैं बाई मास बात करता हूं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो 23%, सभी को पता है 23% बाई मास है। और बाई वॉल्यूम बात करते हैं तो 20.9% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन है, प्रेजेंस है। बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे नेचर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका सबसे अधिक प्रेजेंस, मतलब सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से मिलती है, क्वेश्चन ये है हमारे नेचर में सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से मिलती है, तो फोटोसिंथेसिस, सभी को पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करते हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू हमें नेचर के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से देखने को मिलती है, इसी प्रोसेस से देखने को मिलती है, और जिसकी रिक्वायरमेंट आज बहुत है, बहुत ज्यादा है। लोग प्लांट्स कट कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ एक्वेटिक प्लांट से मिलती है, यस डेफिनेटली, मैं फोटोसिंथेसिस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यस। तो यहाँ पे इसी की बहुत रिक्वायरमेंट है, प्लांटेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपको इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कोई कॉस्ट नहीं है, आराम से आपको यहाँ से मिलती है। सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं ओजोन। तो ओजोन के साथ जो ऑक्सीजन देखने को मिलती है, ओजोन को डिसोसिएशन होता है, तो वहां से नेशियंट ऑक्सीजन प्लस O2 निकलता है ना। अरे ओजोन का जब डिसोसिएशन होता है तो वहां से O2 प्लस नेशियंट ऑक्सीजन मिलता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ओजोन है उसके साथ भी अपर एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं, अपर स्टेटा की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे आपको ओजोन जब है, जब उसका डिसोसिएशन होता है, जो बच्चों कहता है प्रोटेक्शन हार्मफुल रेडिएशन से, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो सन की रेडिएशन है हार्मफुल, उससे करता है प्रोटेक्ट मुझे, ठीक है। तो वहां भी आपको ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो अर्थ क्रस्ट में आपका होता है 46.6%। अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो अर्थ क्रस्ट पे 46.6% बाई मास बात कर रहा हूं मैं, बाई मास, ठीक है, आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं। ये बात सभी को समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया। कुछ बेसिक डाटा मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के बारे में, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। चलो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आता है। तो कल बच्चों हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल कैरेक्टर्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी इस फैमिली की, वो क्या क्या है, जैसे बच्चों फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन होती है बच्चों गैस की फेज में, बाकी सबके सब होते हैं सॉलिड। ऑक्सीजन सिर्फ गैस की फेज में होगी रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे के सारे होते हैं सॉलिड फेज के अंदर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पॉइंट को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट मैं बताऊं, ऑक्सीजन जो है वो आपको मिलता है डाई एटॉमिक फेज के अंदर, ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक फेज के अंदर मिलता है, मॉलिक्यूलर फेज में। बाकी सारे के सारे एलिमेंट मिलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, ये आपको पता है ऑलरेडी, मैं थोड़ा बहुत पहले बता भी चुका हूं। सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, ये सारे के सारे मिलते हैं स्टैगर्ड में, 8 रिंग, ठीक है, 8 रिंग, 8 एटम्स की जो रिंग बनती है वो स्टैगर्ड फेज में आपको देखने को मिलते हैं। सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, और आपका टेरिलियम हो गया। ये बात आपको 8 मेंबर्स रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक। और सल्फर के साथ ही मिलता है, बिल्कुल,
और इसका अगर मैं बात करूं कि सल्फर का जो S8 का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डेवलप होता है, तो ध्यान रखो कि इसमें 8 सल्फर है, हर एक सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अटैचमेंट कैसे होगा वो देख लो इस तरीके से, वह ये आपका यहाँ पे सल्फर 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 एन सल्फर, 5 सल्फर ऊपर और 3 सल्फर आपको मिलेंगे इस तरीके से कंबाइन होते हुए, ठीक है। तो ये आपको जो क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है उस इस तरीके से बोलते हैं स्टैगर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, स्टैगर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी मल्टीपल बॉन्ड को फॉर्म करती है, क्राउन शेप दीप्ति, बिल्कुल परफेक्ट। ओके सर, ओके सर, करता हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, पकड़ स्ट्रक्चर, पकड़ क्राउन स्ट्रक्चर, परफेक्ट, पकड़ क्राउन स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट बोला है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसमें पी पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में डिस्कशन पहले भी मैं कर चुका हूँ, स्ट्रक्चर्स के बारे में सिर्फ एक रिवीजन करा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों करता है पी पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्डिंग, क्यों करता है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। तो स्मॉल साइज एज वेल एज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, इसकी वजह से बड़ा ये पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है और अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, अगर फास्फोरस अगर जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में अगर आप आगे आ भी जाता है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी बेटा वो हो जाती है 34.9 किलो कैलोरी पर मोल समथिंग होती है, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज होने के लिए, बहुत छोटा साइज का, स्टेबलाइज होने के लिए डबल बॉन्ड में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कल। आज इसको यही फिनिश करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट हो चुकी है, कल पढ़ेंगे इसकी बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और अदर रिएक्शंस वगैरह। थैंक यू बच्चों।